नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और इसे अपने खास बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे माफिया मुख्तार के 32 साल पुराने एक खूनी हिसाब की। उसके बाद लौटेंगे दिल्ली, जहां नौकरी पर लौटे पहलवानों का सच और आंदोलन छोड़ने की अफवाह का सच जुदा है। फिर बात करेंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से मिले बड़े झटके की। उसके बाद चलेंगे बिहार, जहां पर भागलपुर, यहाँ एक ही पुल पिछले 2 महीने से 2 बार गिर चुका है। और आखिर में देखिए यूपी के हरदोई में मिली आम तोड़ने की दर्दनाक सजा। तो शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। और पहली खबर, जहां पर वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वाराणसी के एक 32 साल पुराने मामले में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वाराणसी की अदालत ने सोमवार को अवधेश राय हत्याकांड में फैसला सुनाया। साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को ही दोषी करार दिया था। आपको बता दें कि 32 साल पुराने इस मामले में आईपीसी 302 के तहत मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को हुई थी। तब अवधेश राय अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त वहां पर मारुति वैन आई और उस वैन से काफी लोग बाहर निकले। उन लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। गोलियों की आवाज से आसपास का पूरा इलाका गूंज उठा। तो अवधेश राय हत्याकांड मामले में माफिया मुख्तार अंसारी को सजा का ऐलान हो गया। उम्र कैद की सजा सुनाई है। पहले वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया था, इसके बाद सजा का ऐलान हुआ और उम्र कैद की सजा सुनाई है माफिया मुख्तार अंसारी को। 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की हत्या की गई थी। विकास 24 ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं वाराणसी से। विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, एक बार पूरा घटनाक्रम आपसे जानना चाहेंगे। पूरी खबर क्या, एक बार विस्तार से बताइए। 1991 से लेके 2023 तक क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में? जी जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से ये मामला जो है 21 साल बाद इस मामले में फैसला आया है और आज मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा, साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा गया है। मुख्तार अंसारी को अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये खबर भी और ये फैसला भी आज जो है वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का ये फैसला काफी ज्यादा ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि अवधेश राय की हत्या हुई थी आज से 21 साल पहले, जब अपने घर के बाहर सुबह के टाइम पे हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और अपने घर के बाहर जो है अपने भाई के साथ टहल रहे थे। उनके भाई अजय राय, वही जो कांग्रेस के कद्दावर नेता है, अपने आप में जो है दोनों लोग घर के बाहर टहल रहे थे। तभी अचानक कुछ नकाबपोश बदमाश आए, जिन्होंने ओवी बैन से दिखे और उन्होंने खटाखट जो है फायरिंग कर दी। उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग चली और उनका पूरा सीना जो है छल्ली हो गया था। आपको बता दें कि टोटल जो है 23 राउंड की फायरिंग हुई थी, जिसमें जो है अवधेश राय जो है मौके पर ही मृत हो गए थे और मौके पर उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि बाद में जो है इस मामले को जब अवधेश राय की हत्या मामले में अजय राय ने खुद जो है पहल की, भाई का केस सुनेंगे और वो कोर्ट पहुंचे। उन्होंने तमाम जो है मुश्किलों के बावजूद जो है उन्होंने वाराणसी से लेकर चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सबका उन्होंने रुख किया और आज उनको इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद न्याय मिला। लेकिन इसके बीच जो है कई बार ऐसा प्रयास किया गया मुख्तार और उसके लोगों की तरफ से इस मामले को प्रभावित करने, जो कि पहले हम देखते आए हैं कई सारे ऐसे मामलों में अपने मामलों में कर चुका है वो। तो इस मामले में भी कई बार उसने ऐसी कोशिशें की थी अपने जो गवाह है और इसके जो कहीं ना कहीं जो इसके बयान है और सबूत है उनको प्रभावित कर सके वो। उसने हर एक तरह का हथकंडा अपनाया, लेकिन आज जो है सत्य की जीत हुई, ऐसा जो है अजय राय ने भी कहा। और आज उम्र कैद की सजा मिलना अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी अपने आप में खौफ का दूसरा नाम और आतंक का दूसरा नाम, बाहुबली का सबसे चर्चित जो है एक तरह से बाहुबली नेता और एक तरह से आतंक का बोलबाला था उसके नाम का। लेकिन आज जो है मुख्तार अंसारी आज भाव में दिखा। फैसला आने के बाद वो डरा सहना नजर आया। इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा वो चिंता में दिखा कि उसको उम्र कैद की सजा मिली, क्योंकि इससे पहले 1 साल की बात करें अगर हम, तो 1 साल में उसको 4 अलग अलग मामले में सुनवाई हुई है और सजा भी दी गई है। लेकिन आज का जो मामला है इसमें सबसे ज्यादा लंबी सजा का प्रावधान था, जो कि उम्र कैद थी। शुरू से ही अंदेशा लगाया जाता है सुबह से ही कि या तो उम्र कैद या तो फांसी, दो में से किसी एक से जो है वो सजा उसकी मुकर्रर की जा सकती है। लेकिन आज जैसे जो है उम्र कैद की सजा आई, तो वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में जितने भी जो कांग्रेस के समर्थक थे और अजय राय स्वयं थे,
उनके भी चेहरे खिल उठे और उन्होंने नारेबाजी के साथ सत्य की जीत का वो नारा लगाया, सत्यमेव जयते कहा। और उन्होंने इस बात को लेकर भी काफी ज्यादा तारीफ की, सरकार की भी तारीफ की कि देखिए माफियाओं का खात्मा होना जरूरी है। और इस बात के लिए जो है हम सरकार का स्वागत करते हुए, फैसला न्यायपालिका का फैसला है, तो पूरी उम्मीद थी कि न्यायपालिका हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगी और ये न्याय की जीत है। लेकिन मुख्तार अंसारी के आतंक का अंदाजा, ये बात मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि मुख्तार अंसारी के आतंक का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, क्योंकि जिस मामले में ये फैसला आया है उसी मामले की सुनवाई के दौरान इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से गायब करा दी थी मुख्तार अंसारी ने। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्तार अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारत के दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया रेलवे की अपनी नौकरी पर वापस लौट आए हैं। जी हां, इसके साथ ही भारत के स्टार पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पिछले काफी समय से धरने पर बैठे थे, लेकिन 28 मई को उन्हें वहां से हटा दिया गया। इसके बाद तीनों ने अपनी अपनी नौकरी पर अब लौट गए हैं वापस। इसके बावजूद पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जो है वो अभी जारी रहेगा। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर यह साफ कर दिया है कि वो सत्याग्रह की लड़ाई से पीछे नहीं हटे हैं। रेलवे में अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ ही उनकी लड़ाई भी जारी रहेगी। ओलंपिक मेडलिस्ट का कहना है कि इंसाफ की लड़ाई में उनमें से कोई पीछे नहीं हटा और नहीं हटेगा। इंसाफ मिलने तक उनकी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। ये देखिए, ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार 2-3 दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूं। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से, और ना ही हम पीछे हटे हैं, और आगे भी ना हम हटने वाले हैं। आगे भी आप इन फेक न्यूज पे कृपया करके ना चलाएं। दूसरा, हम जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहां पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे, वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। और लगातार 3 दिन से खबर है कि हमारा समझौता हो गया, वो भी झूठ है। पोस्को ने नाम वापस ले लिया उनके पिता का, वो भी बयान आ गया है, वो भी झूठ है। तो इस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने के लिए कृपया खबरें ना चलाएं। ट्वीट आपको दिखा रहे हैं साक्षी मलिक का ट्वीट। ये खबर बिल्कुल गलत है कि इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटाए ना हटेगा। आगे साक्षी मलिक अपने ट्वीट में लिखती हैं, सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूं। यह साक्षी मलिक ने कहा है। उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलने तक हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई जारी रहेगी। इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सुनील चौहान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, किस तरह से देखा जाए इसको, क्योंकि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया वापस अपनी रेलवे की नौकरी पर अब लौट गए हैं गृह मंत्री अमित शाह से कल रात की मुलाकात के बाद। इसके मायने क्या निकाले जाएं? बिल्कुल शिवम, अगर देखा जाए मैं आपको बता दूं 3 जून को 2 घंटे तक की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और फोगाट की हुई थी। लेकिन उस मीटिंग के बाद ये देखा जा रहा है कि ये लोगों के साथ क्या मुलाकात हुई। बताया जाए कि इसमें आश्वासन दिया है गृह मंत्री ने कि जांच जारी रहेगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन शिवम, इसमें सवाल इस बात का उठता है कि जिस प्रकार से साक्षी मलिक ने इतना गंभीर और संगीन आरोप लगाया था ब्रजभूषण के ऊपर, जिस प्रकार से सभी लोगों को पता है पॉक्सो के द्वारा उन पर मामला दर्ज हुआ था, लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, पद को बर्खास्त करने की मांग कर रही थी, और तमाम विपक्षी दल, चाहे उसमें ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम विपक्षी दल जंतर मंतर पर धरना करने बैठे थे, तो उनसे मिलने गए थे। लेकिन इस बात ही निकलकर सामने आ रही है, इतना संगीन आरोप लगाने के बाद आज वो नॉर्दर्न इंडिया की अपनी जॉब पर फिर वापस जा रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी वापस पे जा रहे हैं, लेकिन कहा उनका यह है कि हम आंदोलन जारी रखेंगे, हमारी डिमांड जारी है कि इस पर कार्रवाई जरूर हो, लेकिन हम अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष हमारा अभी भी जारी है। तो अगर शिवम इसको समझा जाए, एकदम अचानक से आना,
गृह मंत्री जी के साथ क्या मीटिंग में चर्चा हुई, किस पर डिस्कशन हुआ, ये बात उजागर नहीं हुई है। क्या उनको आश्वासन मिला, किस प्रकार से कार्रवाई हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का निकल कर आ रहा है शिवम कि इतना संगीन आरोप ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगाया था साक्षी मलिक ने इतना संगीन आरोप लगाया था उनके ऊपर, जिस प्रकार से देखा गया था बैड टच की बात की गई तो उन्होंने कहा था सांस लेते हैं तो वो टच करते हैं, पीछे हमारे खड़े होते हैं तो बैड टच किया था, और भी बहुत से ऐसे चटाई पर लिटा कर मेरे साथ बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर आई थी। और अचानक से उनका इस प्रकार का स्टेटमेंट आना, ये कहीं ना कहीं ये नजर बना रखिए। सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट से 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया जिस पद पर रह चुके हैं उससे इस बात की आशंका बनी रहती है कि वो गवाहों को और सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत याचिका पर सोमवार को अपना आदेश सुनाया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की अदालत अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपनी बीमार पत्नी का एकमात्र देखभाल करता होने के आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था। मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की एक याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, किस तरह से देखा जाए, क्योंकि 6 महीने की एंटीसिपेटरी बेल मांगी थी मनीष सिसोदिया ने और इस अंतिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से। देखिए शिवम, बिल्कुल दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को लगा। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने जो है 6 महीने के लिए अंतिम जमानत मांगी गई थी, कहा था कि मेरी जो पत्नी है उसकी तबीयत जो है काफ़ी ख़राब चल रही है, तो उसको देखभाल के लिए जो है मनीष सिसोदिया ने याचिका जो है कोर्ट में खारिज किया दी थी। तो उसके बाद आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को कल भेजा गया था, उससे पहले शनिवार में भेजा गया था। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो है उनको जो है घर भेजा गया था। उनकी पत्नी के जो हालात है उसको देखभाल करने के लिए भेजा गया था। बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो है तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी की जो है हालत नाजुक बताने के कारण, जो स्थिति है उसको खराब होने के कारण उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली थी, लेकिन कोर्ट ने उसे आज खारिज कर दिया। कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जो है, जो गवाही है जिस तरीके से आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, वो कभी अपने जो उसके जो आबकारी नीति मामले में जो गवाह हैं, गवाहियों के साथ में छेड़छाड़ ना करे। जिस तरीके से वो पद पे हैं, उस पद को देखते हुए भी जो है सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको जो है खारिज कर दिया। कहा कि कभी मनीष सिसोदिया उन लोगों से बातचीत ना करे। आखिरकार जो गवाही दे रहे हैं इस मामले को देखते हुए, तमाम ऐसी चीज़ों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने आज जो है उसको जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ठीक है, लेकिन उनकी जो पत्नी है, बीमार पत्नी, वो कह रहे हैं कि बीमार पत्नी की देखभाल के लिए कोई नहीं है, मैं अकेला देखभाल करता हूं। तो ऐसे में कोर्ट ने कोई टिप्पणी की क्या कि बीमार पत्नी की देखभाल के लिए क्या व्यवस्था, क्या प्रबंध किया जाएगा? देखिए बिल्कुल शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की तबीयत का हाला जो है दिया था वहाँ पर, तो उस तरीकों को देखते हुए जो है कोर्ट ने उन्हें जो है 1 दिन के लिए जमानत दे दी थी। तो 10 से शाम 5 बजे तक जो है मिलने का समय इसमें दिया गया था, लेकिन उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि जब मनीष सिसोदिया अपने घर आए थे तो घर आने से उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें इंटरनेट चलाने दिया जाएगा, ना मोबाइल फ़ोन चलाने दिया जाएगा, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जो है हाथ भी नहीं लगाने दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो है मनीष सिसोदिया जब घर पहुँचते तो उनकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उन्हें जो है हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है शाम तक। फिर उनको जो है शाम तक वेट करना पड़ा। 5 बजे तक का समय दिया था कोर्ट ने कि 5 बजे तक जो है मनीष सिसोदिया अपने घर में रहेंगे, अपने परिवार के लोगों से मिल सकते हैं। तो उसके बाद ही उनकी जो पत्नी है उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन उन्होंने फिर दोबारा से अपनी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। फिर दिल्ली हाई कोर्ट से उनको जो है जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनीष सिसोदिया जिस पद पे थे, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, तो उसको देखते हुए जो उन्होंने साफ तौर पर कहा गवाहों के साथ में बातचीत भी ना करने जाए, कभी गवाहों के साथ में बातचीत की जाए या तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों से मनीष सिसोदिया को प्रभावित हो सकता है। क्योंकि जमानत याचिका तो मनीष सिसोदिया मांग रहे थे, उसको जो आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। खारिज होने के बाद ही मनीष सिसोदिया को अभी जो है तिहाड़ जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी तिहाड़ के अंदर ही रहना पड़ेगा मनीष सिसोदिया को। लेकिन आगे आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी जाएगी इस अंतरिम जमानत याचिका को लेकर? क्या सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा कि देखिए हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है, सेशन कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र विकल्प बचता है पार्टी के पास?
देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को कहना है कि हमें कोर्ट पे विश्वास है, क्योंकि पहले जो है निचली अदालत ने उसको खारिज कर दिया गया था, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन अब बचा सुप्रीम कोर्ट। तो आम आदमी पार्टी का कहना है हमें कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है और मनीष सिसोदिया को जल्दी जेल से बाहर लाया जाएगा। तमाम ऐसे मुद्दों को देखते हुए दिल्ली आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद ये बातें कही हैं कि हमें जो है पूरी तरीके कोर्ट पे विश्वास है और न्याय मिलेगा। आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को जबरदस्ती फंसाया गया और उससे जो है बताया जाता है कि ईडी ने जब उनसे पूछताछ की गई तो ईडी ने उस जमानत जब उनको देने की बात करी जा रही थी तो ईडी ने साफ तौर पे कहा ठीक है, ईडी इस मामले बहुत को पूरी शुक्रिया तरीके से आपका सारी जानकारी को साझा करने के लिए। बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल एक बार फिर से जमींदोज हो गया। निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया तो वहीं पुल पर ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड भी हादसे के बाद से लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम इनकी तलाश कर रही है। अगवानी के तरफ से पुल के पाया नंबर 10, 11, 12 के ऊपर का पूरा सुपर स्ट्रक्चर गिर गया, जो लगभग 200 मीटर का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि हादसे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है और इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा है। ये भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 27 अप्रैल को इस निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। तेज आंधी और बारिश के करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भरभरा कर जमीन पर गिर गया था। हालांकि उस वक्त जानमाल को क्षति नहीं पहुंची थी। इसके बाद पुल निर्माण का काम एक बार फिर से शुरू किया गया और इस बार करीब 80% काम पूरा हो चुका था, लेकिन अप्रोच रोड का काम पूरा नहीं हुआ था। 45% काम पूरा किया गया था। इस पुल को उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता है। दिनकर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। न्यूज रूम से दिनकर, भरभरा कर गिर गया भागलपुर का निर्माणाधीन पुल, क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास? और शिवम, हाजीपुर का ये जो पुल है वो भरभरा कर गिर गया। रविवार के दिन आपने देखा पूरे बिहार पूरे देश ने देखा। इसके बाद लगातार सियासत चरम पर है। एक तरफ से लगातार जहां बीजेपी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को जहां घेरने में लगे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इसकी जिम्मेदारी ले कि आखिर 1 साल के अंदर दो बार यह पुल कैसे गिरा। वहीं जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि हमें पहले से पता था कि यह पुल गिरेगा। तो आखिरकार जो नीतीश कुमार को पहले से पता था तो नीतीश कुमार ने समय रहते राहत बचाव के लिए क्या किया, अहम सवाल ये खड़े होते हैं शुभम। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार का जो जवाब था वो ऐसे लग रहा है किसी विपक्षी नेता द्वारा ये पूछा जा रहा। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में यह कहा कि हमें पहले से पता था, पिछली बार जब यह हुआ था हमने उस वक्त भी पूछा था कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से इसमें काम जारी है। यह एक सूबे के मुखिया का बयान है शुभम। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार कितने गंभीर है इसको लेकर। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मैं विपक्ष में था, यानी पिछले साल की बात उन्होंने दोहराई, तो मैंने खुद इसको लेकर सवाल खड़े किए थे। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के सहयोगी दल में थे और मुख्यमंत्री थे। उस वक्त जब हमने सवाल किया तो कहा गया कि ये जो पूरा ढांचा है इसमें शुरुआत से ही कुछ ना कुछ कमियां हैं, इस वजह से हो जा रही है, लेकिन पूरे तरीके से इस ढांचे को अब खारिज नहीं कर सकते। लागत काफी ज्यादा लग गई है, लगभग 1700 करोड़ की लागत है। अब इस मामले को पूरा आईआईटी रुड़की, आईआईटी पटना और कई अन्य आईआईटी के इंजीनियरों द्वारा जांच किया जा रहा था शिवम, लेकिन यह हादसा उसी वक्त हो गया। ऐसा कहना है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। शिवम, ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनकर आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो दिनकर हमारे साथ जुड़े थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं हरदोई से खबर, जहां पर बेहटा गोकुल इलाके में आम तोड़ने पर बागवान ने एक बच्चे की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने IGRS के जरिए घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर ASP के संज्ञान लेने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो आम तोड़ने पर दर्दनाक सजा देखिए किस तरह से जमकर पीटा गया। एक मासूम को आम तोड़ने के चलते बागवान ने उसकी जमकर पिटाई की है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को हम आपको दिखा नहीं सकते पूरा, क्योंकि वीडियो काफ़ी विचलित कर देने वाला है। हरदोई से खबर है, जहां गोकुल इलाके में आम तोड़ने पर बागवान ने एक बच्चे की जमकर पिटाई की है। वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। IGRS के जरिए घटना की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी, जिस पर ASP के संज्ञान लेने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
तो आम तोड़ने पर ये इस तरह की दर्दनाक सजा, तालिबानी सजा, बुरी तरह से मासूम को पीटा गया, पिटाई की जा रही है बच्चे की। आनंद त्रिवेदी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हरदोई से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। आनंद, ये कैसी तालिबानी सजा, आम तोड़ने पर एक मासूम की इतनी बेरहमी से पिटाई, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया इस मासूम ने? देखिए शिवम, आपको बिल्कुल बताएंगे कि ये हरदोई के कृष्णा गोकुल थाना क्षेत्र का मामला है, जहाँ पे एक आम के बगीचे में गया था आम खाने के लिए। वहीं पे जो आम बगीचे के मालिक थे वो एकदम बच्चे को देखकर आम तोड़ा उसने डीला चलाकर, लेकिन वो आग बबूला हो गया। आग बबूला होने के बाद वहीं पे उनके पास एक पनेठी टाइप में, जिसे कहते हैं हिंदी में पनेठी, बांस की डंडा था, उससे उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया। उसको पीटते हुए उसके घर तक लेके आए। उसके बाद में देखिए किस तरीके से उसकी गर्दन पे ही बांस की पनेठी रख कर उसको गर्दन से दबा दिया है, और उसके घर पर जाकर वही आम मालिक ने उनके घर पर जाकर गाली गलौज भी किया है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है तब इसकी जानकारी, हालांकि इनके जो बच्चे के पिता हैं वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन जब इनकी मां ने वही गांव के 2 लोगों के साथ मिलकर जाकर ITRA से कंप्लेन की तब मामला संज्ञान में आया है। हालांकि पीड़ित परिवार ने, जो बच्चे की मां है, उन्होंने SP से न्याय की गुहार भी लगाई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन फिलहाल अभी इनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस का क्या कहना है, पुलिस क्या कह रही है, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी? वीडियो वायरल होने के बाद भी संज्ञान लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखिए बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि ये मौके से फरार हो चुके हैं, जो अपने घर पे भी फरार हो चुके हैं। इनकी तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक ये गिरफ्त में नहीं है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जो बेटा गोकुल थाना अध्यक्ष है नंदा सिंह, उन्होंने बताया कि लगातार इनकी दबिश दे रही है अभी, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ये कोई महिला भी पास में खड़ी हुई नजर आ रही है साड़ी में, ये महिला कौन है इस वीडियो में? कुछ जानकारी इसको लेकर आनंद? देखिए ये मोहल्ले की, ये वहाँ पे गांव की ही महिला है, जो इसको रोकने का भी प्रयास कर रही है, लेकिन एक बार उस युवक ने उनको हड़का दिया है। उसके बाद में वो महिला ने रोकने का प्रयास नहीं किया। देखिए किस तरीके से वीडियो में उसको घसीट रहे हैं और मार रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी निर्दयी काम कर रहे हैं, लेकिन दया नाम की चीज नहीं आई उस युवक को मारते हुए। ये बागवान कौन है? इसके ऊपर इस तरह से पहले भी मामले हैं क्या? कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है इसके नाम पहले से? कुछ अपडेट लग पाया पुलिस से? इनका मुनेश्वर नाम है। इनके ऊपर ऐसा तो कोई अभी मामला नहीं है सामने आया, जो वीडियो वायरल होने के बाद ही पता चला है। बहुत शुक्रिया आपका आनंद त्रिवेदी, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो किस तरह से बागवान की ये दबंगई कहें, ये तालिबानी सजा कहें, एक इस मासूम को दी जा रही है। पुलिस हालांकि मामले की जांच करने की बात कर रही है, लेकिन फिलहाल जो बागवान मुनेश्वर है वो फरार है, पुलिस से दूर है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए दबिश दे रही है, प्रयास करे, लेकिन अभी पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा है ये बागवान। तस्वीरें भी काफ़ी विचलित करने वाली हैं, डरा देने वाली हैं। किस तरह से इस मासूम को महज आम तोड़ने के चलते इस तरह की सजा दी गई। एक बच्चे को पीट रहा है। ये नगला खानपुर थाना बेटा गोकुल का मामला है, जिसमें ये जानकारी में आया है कि बच्चे द्वारा उस युवक के बाग में आम तोड़ लिया गया था। इसी बात को लेकर वो बच्चे को पीट रहा था। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक बेटा गोकुल को जांच करके अभियोग पंजीकृत कर और कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। शीघ्र ही इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो बागवान ने बच्चे को बुरी तरह पीटा है। एसपी की हमने प्रतिक्रिया भी सुनाई, वो कह रहे हैं कि धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है और अब कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, इस मासूम को पीटने की क्या सजा मिलती है इस आरोपी बागवान को। ये किस तरह से बेरहमी से, जानवरों से भी बुरा सलूक किया इस बच्चे के साथ, इतनी बेरहमी के साथ इसे मारा गया, पीटा गया, उठा के पटक दिया गया। हालांकि एक महिला भी वीडियो में दिख रही है जो आती है, इसको समझाने का प्रयास करती है, लेकिन जो बागवान है वो उस महिला की भी नहीं सुनता, उसको हड़का देता है और लगातार मासूम को मारता पीटता है और प्रहार उस पर करता रहता है। देखिए किस तरह से तस्वीर है। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।